अच्छा बेटा, हम लोगों ने एसए की फर्स्ट क्लास में एसए के जो है वो टॉपिक को डिस्कस किया था, या सॉरी सिलेबस को डिस्कस किया था कि उसके सिलेबस में जो है वो क्या चीज डिस्कस की गई है, या एग्जामिनर हमसे जो है वो क्या चीज डिमांड करता है। आज हम इसके एसए की फर्दर डोमेन के ऊपर बात करेंगे, फर्दर एरियाज को डिस्कस करेंगे कि एसए के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं और एसए के अंदर जो है वो क्या किस तरीके से आपने जो है वो चीजों को लेके चलना है। इसमें बच्चे जो चीज मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपको सिर्फ और सिर्फ एसए के ऊपर लेक्चर दिया जाएगा, आपको कंटेंट प्रोवाइड कर दिया जाएगा, तो आप ऐसे लिख लेंगे, तो आप बेटा गलतफहमी का शिकार हैं। सबसे पहले जब आप ऐसे लिखना शुरू करते हैं तो जरूरी है कि ऐसे के जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं आपको उनका पता होना चाहिए, क्योंकि वो छोटे पार्ट्स एक्चुअली एग्जामिनर की नजर में आते हैं। और अगर आपने वो पार्ट्स ठीक नहीं लिखे हुए तो आपका मेजर ऐसे या मेन ऐसे अगर सही भी लिखा हुआ है तो भी ज्यादा कोई वैल्यू नहीं होगी, आपका पेपर फेल हो सकता है। अब वो छोटे छोटे पार्ट्स कौन से हैं जिसको नॉर्मली लोग इग्नोर कर देते हैं तैयारी के दौरान? उनमें पहली चीज है आपका टॉपिक सेंटेंस। बहुत सारे बच्चे नहीं जानते कि एसए का टॉपिक सेंटेंस कैसे लिखा जाता है, या ये टॉपिक सेंटेंस लिखा कहां पर जाता है, या टॉपिक सेंटेंस कितने लिखे जा सकते हैं। एक चीज, इसको मैं डिटेल में डिस्कस करता हूं वापस आके। दूसरी चीज, आपकी थीसिस स्टेटमेंट कैसे लिखते हैं। थीसिस स्टेटमेंट होती क्या है, इसकी पोजीशन कहां पर, इसे कहां पर लिखना होता है, ये चीज लोगों को नहीं पता होती। थर्ड बेटा, आपके हुक सेंटेंसेस। ये हुक सेंटेंसेस क्या होते हैं, कहां पर लिखे जाते हैं, क्या क्वालिटीज होती है इनकी, ये चीज बहुत सारे बच्चे अनेबल हैं लिखने के। उसके बाद पर्सन आपने कौन सा इस्तेमाल करना है, फर्स्ट पर्सन करना है, सेकंड पर्सन करना है, थर्ड पर्सन करना है, ये बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता ऐसे के अंदर कि कौन से पर्सन का आपने जो है वो इस्तेमाल करना है। अगर फर्स्ट पर्सन नहीं करना या करना है तो क्यों करना है, सेकंड पर्सन नहीं करना या करना है तो क्यों करना है, थर्ड पर्सन करना है या नहीं करना, ये इसका जवाब आपको जो है वो पता होना चाहिए। अभी भी मैं आप लोगों से पैराग्राफ लिखवाऊंगा, आप में से मेजॉरिटी जो है वो फर्स्ट पर्सन का इस्तेमाल कर रही होगी, जो कि गलत है। तो इसका पता आपको होना चाहिए। छोटी छोटी बेसिक्स हैं जो आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। उसके बाद आउटलाइन मेकिंग। आउटलाइन बनाते कैसे हैं, आउटलाइन की स्ट्रक्चर क्या होती है, कौन सा पॉइंट कहां पर आना चाहिए, कौन सा पॉइंट रेलेवेंट है, कौन सा पॉइंट इररेलेवेंट है, ये चीज भी आपकी जो है वो इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद एविडेंस राइटिंग, साइटेशन, रेफरेंसिंग। ऐसे के अंदर रेफरेंसिंग कैसे करते हैं, साइटेशन कैसे करनी है, एविडेंस कैसे देना है, एग्जाम्पल्स कैसे कोट करनी है, ये चीज बच्चों को नहीं पता। ये आपके वो कंपोनेंट्स हैं, वो पार्ट्स हैं जिनको मिला के आपका कंप्लीट ऐसे लिखा जाता है। तो अगर आप पूरा ऐसे स्ट्रक्चरली ग्रामेटिकली ठीक लिखना चाहते हैं तो आपको इन एरियाज के ऊपर जो है वो ग्रिप होनी चाहिए। अब इसमें एक एडिशनल चीज मैं आपको बताऊंगा, वो है जो बहुत सारे बच्चों की जो है वो प्रॉब्लम होती है, डाटा कलेक्शन। कि ऐसे के लिए डाटा कलेक्ट कैसे किया जाता है, सबसे बड़ा मसला। बहुत सारे लोग नहीं जानते, नहीं समझ पाते कि डाटा जो है वो कलेक्ट कैसे किया जाता है। और ये रीजनेबली सही बात भी है, क्योंकि नए नए होते हैं बच्चे, बिगनर्स होते हैं, तो उन्हें नहीं आइडिया होता कि कितना डाटा हमने निकालना है, कितना डाटा हमने तैयार करना है और कितना डाटा हमने स्किप करना है। तो ये एक चीज आपको पता होनी चाहिए। जब इन एरियाज पे आपकी ग्रिप पूरी हो जाएगी तो उसके बाद आपके लिए ऐसे लिखना कोई मसला नहीं होगा। अब हम इसमें बात करेंगे बच्चे, अब मुझे बताएं कि डाटा कलेक्शन के ऊपर बात करें या टॉपिक सेंटेंस के ऊपर बात करें हम लोग। डाटा कैसे कलेक्ट करना है या टॉपिक सेंटेंस कैसे? चले टॉपिक सेंटेंस के ऊपर बात करते हैं।
बेटा ऐसे की स्ट्रक्चर, ऐसे की स्ट्रक्चर थोड़ी सी देख लें। सीएसएस में या कहीं पर भी जब आप ऐसे की स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो उसके तीन मेन एरियाज होते हैं: इंट्रोडक्शन, बॉडी पैराग्राफ्स एंड लास्टली आपका कंक्लूजन। ये आप तमाम लोगों को पता है कि कोई भी एकेडमिक ऐसे इन्हीं बेसिक पॉइंट्स के अराउंड लिखा जाता है। अब क्योंकि ये आपका सीएसएस लेवल का ऐसे है तो यहाँ पर हम आउटलाइन भी बनाते हैं। तो मैं स्टार्ट पे आउटलाइन लिख देता हूँ कि पहले आप आउटलाइन बनाएंगे, उसके बाद जब आप ऐसे लिखेंगे तो उसके अंदर फिर आप इंट्रोडक्शन, बॉडी पैराग्राफ्स और कंक्लूजन लिखेंगे। मैं क्विकली आउटलाइन के बारे में बता दूं कि आउटलाइन क्या होती है। बेटा आउटलाइन अगर सादा लफ्जों में कहे तो आपके ऐसे का कंटेंट पेज है। जब हम कोई मार्केट से बुक परचेज करने जाते हैं, हम उसका कंटेंट पेज देखते हैं पहले कि क्या ये बुक हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंगली भी है या नहीं है। ऐसा है कि नहीं है? हम लोग सबसे पहले क्या देखते हैं? हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि वो जो बुक है उसका कंटेंट पेज हमारे सिलेबस के हिसाब से है या नहीं है। अगर वो हमारे सिलेबस के हिसाब से होगा तो हम उसे परचेज करेंगे, अदरवाइज हम उसे खरीदने से इनकार कर देंगे। सिमिलरली आउटलाइन भी क्या होती है, ये आपको बताती है कि आपके एसे के अंदर जो जो आपको एसे का टॉपिक दिया गया था, क्या आपकी आउटलाइन के अंदर वो तमाम आर्ग्यूमेंट्स, वो तमाम पॉइंट्स इंक्लूड हैं, जिससे ये पता चल जाए कि आपको टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग हो गई है। अगर तो वो सारे पॉइंट्स इंक्लूडेड हैं, सारी चीजें उसके अंदर गिवन है, सारे आर्गुमेंट्स जो आपके ऐसे के टॉपिक को जस्टिफाई करते हैं वो सारे उसमें आपने शामिल कर दिए हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी आउटलाइन ठीक है। अब एग्जामिनर आपके मेन ऐसे की तरफ जा सकता है, और अगर किसी बच्चे की आउटलाइन ठीक हो तो या एग्जामिनर को आउटलाइन पसंद आ जाए तो मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि वो बच्चा पेपर पास कर जाता है ऐसे का। क्योंकि अगर कोई पर्सन सही मायने में आउटलाइन नहीं बना सकता, इट इज इम्पॉसिबल कि वो अपना ऐसे भी सही लिखे। ऐसे के अंदर इंग्लिश तो वो ठीक लिख देगा, लेकिन आउटलाइन ये बताती है कि आपको टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग हुई या नहीं हुई। टॉपिक जो पूछ रहा था उसका जवाब आपकी आउटलाइन में मेंशन्ड होगा। आउटलाइन बताएगी कि आपको टॉपिक की समझ आई है या नहीं आई। तो ये तो हो गया आपका आउटलाइन। इसको डिटेल में हम लोग आगे जाके डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पर मैंने थोड़ा सा आपको जो है ना आइडिया देना था कि आउटलाइन होती क्या है। कि आपका कंटेंट पेज होता है जो बेसिकली एक समरी प्रोवाइड करता है कि आपका ऐसे जो है वो इन इन पॉइंट्स पे लिखा गया है। अब उसके बाद इंट्रोडक्शन बात करते हैं इसकी स्ट्रक्चर की। तो इसकी स्ट्रक्चर में बेटा तीन चीजें हैं: इंट्रोडक्शन, बॉडी पैराग्राफ्स और कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन तीन पॉइंट्स पे मुश्तमिल होता है। फर्स्ट आपका बेटा आता है हुक सेंटेंस। जब हुक सेंटेंस की बारी आएगी तो उसको हम डिटेल में देखेंगे, अभी मैं सिर्फ लिख रहा हूं हुक सेंटेंसेस। दूसरा सपोर्टिंग सेंटेंसेस, और तीसरा आपका थीसिस स्टेटमेंट। ये तीन चीजें मिलाकर आपका इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो जाता है। इंट्रोडक्शन एक ही पैराग्राफ होता है, इसके एक से ज्यादा पैराग्राफ्स नहीं होते। तो इंट्रोडक्शन एक ही पैराग्राफ लिखना होता है जिसमें ये तीन चीजें इंक्लूड की जाती हैं: आपके हुक सेंटेंसेस, सपोर्टिंग सेंटेंसेस और थीसिस स्टेटमेंट। अभी आप लोग इस टेंशन को छोड़ दें कि हुक क्या होती है, थीसिस क्या होता है। जब मैं इसको समझाऊंगा तो आपको ये चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, समझ भी आने लग जाएंगी। बॉडी पैराग्राफ्स के ऊपर आ जाए। आपके एसे का 80 to 85% पोर्शन जो है वो बॉडी पैराग्राफ्स के ऊपर मुश्तमिल है। अब इसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं? इसमें टॉपिक सेंटेंस आता है, एक्सप्लेनेशन ऑफ टॉपिक सेंटेंस, और उसके बाद कंक्लूडिंग सेंटेंस, जिससे आपका बॉडी पैराग्राफ खत्म हो जाएगा। सबसे ज्यादा पैराग्राफ्स जो बनते हैं आपके ऐसे में वो बॉडी पैराग्राफ्स होते हैं। इंट्रोडक्शन का भी एक पैराग्राफ है, कंक्लूजन का भी एक पैराग्राफ है, बाकी जितने भी पैराग्राफ्स होंगे वो आपके बॉडी के ही होंगे। और उसके बाद तीसरा आ जाता है बच्चे आपका कंक्लूजन। कंक्लूजन के अंदर भी
क्या चीजें आती हैं? कंक्लूडिंग ट्रांजिशन, बाज लोग इसको ऐड करते हैं, बाज लोग इसको नहीं ऐड करते, बट ये ऑप्शनल पे आप इसको रख दें। उसके बाद रीस्टेट थीसिस स्टेटमेंट, जो आपकी थीसिस स्टेटमेंट होती है उसको आप दोबारा से लिखते हैं। उसके बाद आप समराइज करते हैं एसे को, और पॉजिटिव रिमार्क्स के साथ जो है वो आप इसको क्लोज कर देते हैं। ये तो हो गई आपकी एक बेटा रफ स्ट्रक्चर। तमाम बच्चों को नजर आ रही है कि ये स्ट्रक्चर किस तरीके से चल रही है? बेटा आप लोगों को नजर आ रही है स्ट्रक्चर जो मैंने लिखी है? अभी इसकी समझ नहीं है, अभी सिर्फ ये देख लें कि पॉइंट्स आपको नजर आ रहे हैं ना जो मैंने लिखे हैं। अब इसमें सबसे पहला पॉइंट जो आज हम डिस्कस करेंगे वो है टॉपिक सेंटेंस। टॉपिक सेंटेंस, मैं आपको टॉपिक सेंटेंस बताता हूं कि टॉपिक सेंटेंस क्या होता है। बेटा आपके एसे के अंदर मुख्तलिफ बॉडी पैराग्राफ्स लिखे जाते हैं। हर पैराग्राफ का स्टार्ट किसी टॉपिक सेंटेंस से होता है। और वो टॉपिक सेंटेंस क्या होता है? वो टॉपिक सेंटेंस होता है मेन आइडिया ऑफ योर पैराग्राफ। आपके पैराग्राफ का जो मेन आइडिया होगा उसको हम क्या बोलेंगे? टॉपिक सेंटेंस। यानी कि वो पैराग्राफ क्या बात कर रहा है, किस बारे में बात कर रहा है, ये हमें टॉपिक सेंटेंस बताएगा। टॉपिक सेंटेंस किसी भी बॉडी पैराग्राफ का पहला सेंटेंस होता है। ये एक ही सेंटेंस होता है और ये आपके पैराग्राफ का मेन आइडिया बताता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, एक एग्जांपल देता हूं बेटा। आपका ऐसे है ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर। ग्लोबल वार्मिंग के अंदर आप एक बॉडी पैराग्राफ की हेडिंग लिख रहे हैं, मेन हेडिंग है कॉजेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। उसके नीचे आपने एक सब हेडिंग लिखी, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स का तो पता है ना आप लोगों को क्या होता है? फॉसिल फ्यूल्स का तो बेटा आप लोगों को आइडिया है ना क्या होते हैं? ये जो आपके पेट्रोलियम होते हैं, कोल होती है, गैस होती है, ये सारे फॉसिल फ्यूल्स होते हैं आपके। इनके जलने से ग्लोबल वार्मिंग होती है। अब ये आपने आउटलाइन के अंदर पॉइंट लिखा हुआ है। ये पॉइंट आपने क्या लिखा हुआ है? आउटलाइन के अंदर लिखा हुआ है। जब आप इसको ऐसे में बॉडी पैराग्राफ के अंदर लिखेंगे तो इस पॉइंट को आप टॉपिक सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे कि बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स किस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग की वजह बनती है। ये जवाब आपने लिखना है इस टॉपिक सेंटेंस में। अब टॉपिक सेंटेंस जो है वो इसके अंदर दो चीजें आती हैं। एक, आपका टॉपिक नेम, यानी कि आपके जो पैराग्राफ का जो टॉपिक है उसका नाम क्या है, यानी कि ये आपका बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, ये टॉपिक नेम है। दूसरी चीज, सेंट्रल आइडिया। उसका सेंट्रल आइडिया क्या है, ये दूसरी चीज है। इन दो चीजों को मिला के आपका जो है वो टॉपिक सेंटेंस लिखा जाएगा। मैं एक दफा दोबारा से रिकॉल कर देता हूं। टॉपिक सेंटेंस आपके बॉडी पैराग्राफ का पहला सेंटेंस होता है। ये किसी भी बॉडी पैराग्राफ का मेन आइडिया होता है कि आपका पैराग्राफ किस चीज के बारे में बात करेगा, और ये एक सेंटेंस पर मुश्तमिल होता है। हर बॉडी पैराग्राफ का एक ही टॉपिक सेंटेंस होगा। एक बॉडी पैराग्राफ में एक से ज्यादा आइडियाज या एक से ज्यादा जो है वो इश्यूज के ऊपर बात नहीं कर सकते आप, या एक से ज्यादा टॉपिक्स के ऊपर बात नहीं कर सकते। अब मैं इसको जरा टॉपिक सेंटेंस में कन्वर्ट करूंगा और आप लोगों ने देखना है कि किस तरीके से टॉपिक सेंटेंस लिखा जाता है।
Burning of fossil fuels releases carbon dioxide gas which trap heat and contribute to global warming. एक मिनट, which traps heat. अब मुझे एक बात बताएं, क्या आपको ये टॉपिक सेंटेंस पढ़ के पता चल रहा है कि पैराग्राफ का मेन आइडिया क्या है? पैराग्राफ का मेन आइडिया हमें ये बता रहा है कि जब फॉसिल फ्यूल्स बर्न होते हैं, जलते हैं, तो उससे क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग होती है। और ग्लोबल वार्मिंग क्यों होती है? क्योंकि फॉसिल फ्यूल को बर्न करने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस के अंदर अल्लाह ताला ने ये सलाहियत रखी है कि वो हीट को, गर्मी को ट्रैप करती है, अपने अंदर रोक लेती है, जिसकी वजह से टेम्परेचर इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, जमीन का टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट अगर आप समझते हो तो आपको उससे आइडिया हो जाएगा कि क्या कैसे जो है वो ये काम होता है। अब यहां पर दो चीजें हैं, एक आपका टॉपिक नेम बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, ये आ गया। अब इसका सेंट्रल आइडिया क्या है? सेंट्रल आइडिया ये है कि बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स कैसे ग्लोबल वार्मिंग पैदा करता है। तो वो यहां पर लिखा हुआ है कि फॉसिल फ्यूल जो है वो रिलीज करता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जिससे जो है वो हीट को ट्रैप किया जाता है, और हीट को ट्रैप करने के बाद ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है। ये बात आपको बच्चे समझ आ रही है कि ये टॉपिक सेंटेंस किस तरीके से लिखा है? जिस जिसको समझ आ गई प्लीज मैसेज पे नीचे बताना शुरू कर दें। चले मैं एक और टॉपिक सेंटेंस भी लिखता हूं, आपको और भी क्लियर होना शुरू हो जाएगा। हमारा सपोज टॉपिक है, हमारा सपोज बेटा टॉपिक है प्रॉब्लम्स ऑफ एजुकेशन इन पाकिस्तान। प्रॉब्लम्स ऑफ एजुकेशन इन पाकिस्तान हमारा ऐसे जो है वो, ऐसे का टॉपिक ये है कि पाकिस्तान में तालीम के जो है वो मसले मसाइल क्या हैं। अब आप इसमें प्रॉब्लम्स की हेडिंग लिख रहे हैं जी, प्रॉब्लम्स क्या हैं। आपने एक प्रॉब्लम लिखी, आउटडेटेड करिकुलम। आउटडेटेड करिकुलम का मतलब पता है ना आपको? दुनिया चांद पे पहुंच गई, हम आज भी जो है वो अटोमिक, बोहर का अटोमिक मॉडल जो है वो याद करते फिर रहे हैं, जॉन डाल्टन की जो है वो थ्योरी को पढ़ते फिर रहे हैं। दुनिया कहां से कहां निकल गई है, ये आउटडेटेड करिकुलम की निशानी है। तो अब इसको टॉपिक सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं, जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि आउटडेटेड करिकुलम किस तरीके से जो है वो आपके एजुकेशन सिस्टम की एक प्रॉब्लम है। जो बच्चे यहाँ पर बैठे हैं उन्हें बात समझ आ गई है कि किस तरीके से आउटडेटेड करिकुलम को हमने एक टॉपिक सेंटेंस में कन्वर्ट किया। ये थोड़ा सा लेंथी हो गया है, इसको शॉर्ट करके लिखा जा सकता था, थोड़ा सा लेंथी हो गया है।
इसका सेंट्रल आइडिया, टॉपिक नेम, आउटडेटेड करिकुलम हमने लिख दिया। सेंट्रल आइडिया क्या है कि जब आपका आउटडेटेड करिकुलम जो है वो मॉडर्न नहीं होगा, या सॉरी आपका जो करिकुलम आउटडेटेड होगा, तो वो बच्चों को वो तमाम स्किल्स नहीं बताएगा जो जरूरी है मॉडर्न वर्ल्ड के साथ compete करने के लिए, और उससे आपके स्टूडेंट जो है वो पीछे रह जाएंगे, और ये आपके एजुकेशन सिस्टम की प्रॉब्लम बन गई है। ये हो गया आपका टॉपिक सेंटेंस, ये हो गया आपके पैराग्राफ का मेन आइडिया। ये बात समझ आ रही है? दो चीजें आपके टॉपिक सेंटेंस में होनी चाहिए, टॉपिक नेम, दूसरा उसका सेंट्रल आइडिया कि किस तरीके से वो चीज आप रिलेट कर रहे हैं उसके साथ। आउटडेटेड करिकुलम को किस तरीके से पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम की प्रॉब्लम के साथ रिलेट करें, ये आपने अपने टॉपिक सेंटेंस में बताना है। अब मैं आप लोगों को मौका देता हूं, आप लोगों को एक मैं सिनेरियो बताऊंगा, उसके ऊपर आप लोगों ने एक टॉपिक सेंटेंस लिखना है। कोशिश करें गलत लिखें सही लिखें, जिस तरह से भी लिखें, बट लिखने की कोशिश करें। फिर उसको जो है वो मैं वन बाय वन यहाँ पे चेक करता हूँ। मैं टॉपिक सेंटेंस लिख रहा हूँ आपका बेटा। टॉपिक है आपका करप्शन का, पाकिस्तान के अंदर करप्शन जो है वो ये आपका टॉपिक है। अब आपने मेन हेडिंग लिखी है कॉजेज ऑफ करप्शन, सॉरी एक एक हेडिंग लिखी है कॉजेज ऑफ करप्शन, जिसमें आप लिखते हैं लो या मिनिमम वेजेस, कि मिनिमम वेजेस जो है वो उसकी वजह से लोगों की तनख्वाहें कम है, इसकी वजह से लोग करप्शन करते हैं। अब आप बेटा इसको एक टॉपिक सेंटेंस में कन्वर्ट करें, इस तरीके से कन्वर्ट करें कि इसमें टॉपिक नेम भी आए और इसका सेंट्रल आइडिया भी आना चाहिए। फिर मैं आपको यहाँ पर मैसेजेस के थ्रू बताऊंगा, मैसेजेस में पढ़ता जाऊंगा कि किस बच्चे ने सही लिखा किसने गलत। मैं सही वाले इग्नोर करूंगा, गलत वालों को जो है वो बताता जाऊंगा। चैट में ओपन कर रहा हूँ आप लोगों की, ताकि आप तमाम लोग एक दूसरे के जो है वो मैसेजेस को देख सकें कि कौन कैसे लिख रहा है। चलें बच्चे लिखना शुरू करें, पार्टिसिपेट करें इसमें। गलत सही मैटर नहीं करता, आपकी एफर्ट मैटर करती है, आपका कंट्रीब्यूशन मैटर करता है कि आप कितनी जो है वो इसमें पार्टिसिपेशन करते हैं क्लास के अंदर। चले ठीक है हादी, इसको थोड़ी देर के लिए बेटा सही मान लेते हैं। अब एक बच्चे ने लिखा हुआ है लो वेजेस इज वन ऑफ द मेन कॉजेज ऑफ करप्शन। अब इसमें सेंट्रल आइडिया तो मिसिंग है, सेंट्रल आइडिया तो लिखा ही नहीं है। शाबाश सादिया अरशद का बेटा बिल्कुल ठीक है, उन्होंने ठीक लिखा है द लो एंड मिनिमम। महरीन फातिमा बच्ची आपने सेंट्रल आइडिया तो लिखा नहीं कि लो वेजेस किस तरीके से करप्शन की वजह बनेगा। आपने तो ये लिख दिया कि लो वेजेस आर वन ऑफ द मेजर कॉजेज ऑफ करप्शन, लेकिन रीजन क्या है, बीच में सेंट्रल आइडिया किधर है? अंसा शाबाश बच्ची आपने बिल्कुल ठीक लिखा है। हया बच्चे आप इसमें आप फिर वो करप्शन का जिक्र करना भूल गई हैं। नहीं लिंजे बच्चे, ये तो आपने कुछ और ही लिखा हुआ है। ये आईफोन बेटा आप कोशिश करें कि अपने नाम के साथ जो है वो आए, ताकि ताकि मुझे बुलाने में आसानी हो। अब मैं किसी को आईफोन कह रहा हूँ, किसी को यू फोन कह रहा हूँ। बच्चे सबके मैसेजेस मेरे आंखों के सामने से गुजरते जा रहे हैं, तो बड़ी तेजी से मैसेजेस ऊपर नीचे हो जाते, तो अगर किसी का स्किप हो जाए तो माइंड ना करना, आप लोग दोबारा से सेंड करके चेक करवा सकते हैं। जी।
नहीं बच्चे, शहर आपका ठीक नहीं है। अबूजर का ठीक है। जवेरिया दाऊद बच्चे, टॉपिक सेंटेंस एक सेंटेंस होता है, आपने 3 4 सेंटेंसेस बना दिए तो गलत है। नहीं, गलत है। फजीला बच्चे, गलत है आपका। चले मैं आपको इसका मेन आइडिया देता हूँ। अब मैं आपको एक मेन आइडिया बताता हूँ, आप लोग दोबारा से उसको लिखें। रुक जाए, मैं आपको मेन आइडिया बताता हूँ, देखें। इसका मेन आइडिया ये होगा कि मिनिमम वेजेस की वजह से लोग अपनी जरूरियात, अपनी बुनियादी जरूरियात को पूरा नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वो करप्ट प्रैक्टिसेस की तरफ इंडल्ज हो जाते हैं, या करप्ट प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व हो जाते हैं। अब आप लिखें। सेंट्रल आइडिया क्या हो गया कि कम सैलरीज होने की वजह से लोगों की जरूरियात पूरी नहीं होती, जिसकी वजह से वो करप्ट प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व हो जाते हैं। अब आप इसको टॉपिक सेंटेंस में कन्वर्ट करें। अब तो मैंने आपको सारा कुछ बता दिया, अब सिर्फ आपने इसको इंग्लिश में लिखना है। बिल्कुल जवेरिया दाऊद, अब आपका ठीक है बच्चे। शाबाश, बाकी बच्चे भी लिखें जल्दी जल्दी। फुलफिल देयर नीड्स नॉट डिजायर्स। नीड्स की बात करें, डिजायर्स की बात ना करें। कुछ आइडिया हुआ है? अब टॉपिक सेंटेंस बच्चों के ठीक आने लगे। हाँ, थोड़ा सा इंग्लिश में प्रॉब्लम है, लेकिन अब आइडिया जो है वो आपको क्लियर होना शुरू हो गया कि टॉपिक सेंटेंस एक्चुअली लिखना क्या है। आपका पैराग्राफ आपके टॉपिक सेंटेंस के इर्द गिर्द ही घूमेगा। तो जिस जिस बच्चे को टॉपिक सेंटेंस की समझ आ गई है, ऑब्वियसली इसके ऊपर प्रैक्टिस की जरूरत है, बार बार प्रैक्टिस करेंगे, ग्रुप एक्टिविटीज हम लोग करेंगे तो ये बेहतर हो जाएगा। लेकिन जिस जिसको समझ आ गया, प्लीज अपने हैंड रेस कर दें या मैसेज पे यस बताना शुरू कर दें। मैंने जैसे आपको बताया कि आपका बॉडी पैराग्राफ आपके टॉपिक सेंटेंस के अराउंड घूमेगा। तो ये टॉपिक सेंटेंस को आपने बार बार प्रैक्टिस करनी है। इसको घर में भी खुद से कुछ टॉपिक्स बनाने की कोशिश करें, सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करें, लेकिन इसका ये जो स्ट्रक्चर है ये आपने याद रखना है कि इसकी दो चीजें जो है वो मेन होती हैं, एक टॉपिक नेम और दूसरा सेंट्रल आइडिया। किसका सेंट्रल आइडिया क्या है, ये दो चीजें। और टॉपिक सेंटेंस एक ही सेंटेंस में लिखना है, आपने दो सेंटेंसेस नहीं बनाने। वजह से एक दो बच्चियों ने एक से ज्यादा जो है वो टेंसेस बनाए हुए थे, सेंटेंसेस लिखे हुए थे, सॉरी। दूसरा, कुछ बच्चे जो है वो इसमें फर्स्ट पर्सन का इस्तेमाल भी करें, लाइक मैं ग्रुप के अंदर जो है वो एक्टिविटी के तौर पे आपको दूंगा, तो आप लोगों ने ग्रुप के अंदर करना है। ये आप लोगों की आज रात को ग्रुप एक्टिविटी होगी, जिसमें मैं आपको कुछ टॉपिक्स भेजूंगा और आपने जो है वो उसको सेंटेंसेस में कन्वर्ट करना है। अब यहाँ तक किसी का कोई सवाल है तो पूछ ले, अदरवाइज हम इस क्लास को यहीं पे रोकते हैं। और अब आप लोगों से मुलाकात होगी ईद के बाद। आप लोगों की क्लासेस जो है वो ऑफ रहेंगी, ग्रुप में जो है वो आपके साथ राब्ता कायम रहेगा, आपके साथ जो है वो डिस्कशन और जो है वो क्लास एक्टिविटीज होती रहेंगी। लेकिन ईद तक जो है वो आपकी छुट्टियां हैं।